नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आईबीसी 24 12 बजे 12 बड़ी खबरें लेकर के आता है और आपको बताता है वो तमाम ऐसी खबरें जो आपसे ना छूटे। 12 बजे इस टाइमिंग है, वो टाइमिंग इसलिए है क्योंकि 12 बजे दिन का आधा समय निकल चुका होता है और जो तमाम मुद्दे होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, वो हम आपके सामने अपने इस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। लेकिन 12 बड़ी खबरों को जानने से पहले हम चलते हैं वो दो बड़ी खबरों की तरफ जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्वलंत मुद्दा बन करके छाई हुई हैं। आपको बता दें कि संभल में लगातार राजनीति तेज है, संभल हिंसा को लेकर राजनीति तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के कई नेता या फिर कहें पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष बीजेपी और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब इसी कड़ी में रामगोपाल यादव के बयान पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। यादव ने संभल मामले में कहा है कि प्रशासन 100% गलत कर रहा है, बीजेपी ने जानबूझ के हिंसा भड़काई है। वहाँ देखिए, जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। सर, ये कहा गया था कि सांसद का नाम आया है जो एफआईआर दर्ज हुई है कि उन पर भड़काने का आरोप है। जो अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी होगी। नहीं, ये कहा गया है कि कुंदरकी में और बाकी जो चुनाव परिणाम आए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से हिंसा कराई गई। नहीं, कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। सपा का डेलीगेशन सर जा रहा है संभल में जांच करने के लिए। नहीं, कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। अखिलेश यादव चुनाव वाले दिन के फोटो इकट्ठा कर रहे हैं, शिकायती पत्र भिजवा रहे हैं। आयोग को देगी नहीं तो नहीं हुई है उस दिन बहुत। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी है कि उनसे मुस्लिम भी खिसक रहा है, यादव भी खिसक रहा है। मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भीख मांग रहा था। दुखद है। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके समाजवादी पार्टी पर ही हमलावर हैं। आपको बता दें संभल में जो हिंसा घटी है उसमें कहीं ना कहीं वहां का स्थानीय प्रशासन को लगातार विपक्ष जिम्मेदार ठहरा रहा है, योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि जो जीत मिली है उसको, जो बेईमानी हुई है इस पूरे चुनाव में, उसको ढकने के लिए इस तरीके की पूरी जो घटना है वो कराई गई। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके के विजुअल्स वहां पर आ रहे हैं, जिस तरीके के वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे, उपद्रवी थे, पत्थरबाज थे, वो अपने हाथों में पत्थर लेकर के पुलिस के ऊपर चला रहे थे। यहां तक कि जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे उनको वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो फुटेजेस अब आ चुके हैं और देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे थे और जहां जहां सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी, जो कैमरे लगे हुए थे, उनको तोड़ने का काम कर रहे थे। आपको एक बात बता दें, 25 लोगों को करीब गिरफ्तार कर लिया गया है। कई लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर अब जारी किया जाएगा। उन उपद्रवियों का, पत्थरबाजों का पोस्टर ही नहीं जारी किया जाएगा बल्कि उनसे वसूली भी की जाएगी, क्योंकि कई वाहनों को आग लगा दी गई थी और अगर वो लोग फरार हैं तो उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जाएगा। सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। वहां के एडीजी कह चुके हैं कि जिनके हाथों में भी पत्थर था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन और योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है, वो किसी भी तरीके से उपद्रवियों को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन राजनीति तेज है और एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि राहुल गांधी आज पहुंच सकते हैं वहां पर। इमरान मसूद जो सहारनपुर के सांसद हैं वो उनके साथ हो सकते हैं, इसीलिए जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि संभल में 30 तारीख तक किसी की बाहरी की प्रवेश की एंट्री वहां पर बैन कर रखी है। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और वहां की जिला प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, बेफिजूल की बयानबाजी ना की जाए कि जिससे तनाव बढ़ सके। क्योंकि जो माहौल है, स्कूल खोल दिए गए हैं लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी इंटरनेट बंद किया गया है। बड़ी घटना घटी थी और इस घटना के बाद जो नेता और जो है विपक्ष है या के सत्ता पक्ष है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन जो जहां पर ये पूरी घटना घटी है उस जगह पर प्रशासन पूरी तरीके से फोकस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वहां पर कोई भी अनहोनी ना हो और कोई बाहरी आकर के माहौल खराब ना करे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी सहयोगियों से अपने आज 12 बजे की 12 बड़ी खबरें जानने का प्रयास करते हैं। एक एक कर हमारे सहयोगी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं कानपुर, अवनीश जी के। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, मैं आपको बता दूं कानपुर से जो बड़ी खबर है उसकी अगर बात करें तो कानपुर विकास जो प्राधिकरण है, कानपुर विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर लगभग 73 करोड़ रुपए की जो जमीन जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था, कब्जा कर रखा था,
उसको खाली करवाया, जिसमें से लगभग 8 बीघे जमीन बताई जा रही है और वहीं लगभग 1 किलोमीटर का जो रास्ता था जहां पर लोगों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा था। तो कई सारी योजनाएं, क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण इस वक्त यहाँ पर कानपुर में चला रहा है, तो उन सभी योजनाओं के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध प्लाटिंग कर रखी है और प्लाटिंग करने के साथ साथ वहां पर भवन के निर्माण भी हो गए हैं। तो जिससे कहीं ना कहीं जो उनकी योजना है कानपुर विकास प्राधिकरण की, उस योजना में कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ रही है और इस दिक्कत को समाप्त करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई के रूप में कानपुर विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो चला है। लगभग 73 करोड़ कीमत की जो जमीन है उसको यहाँ पर खाली कराया गया है अखंड। कानपुर कानपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो सोते रहते हैं क्या? आपकी जमीन पर कब्जा हो जाता है, छोटी सी जमीन होती है, उस पर लोग पैनी नजर बनाए हुए होते हैं, लेकिन अधिकारी सोते रहते हैं। उनकी इतनी महत्वपूर्ण कीमती जमीन पर कोई आकर के कब्जा कर लेता है, भवन का निर्माण करा लेता है, फिर आप जाकर बुलडोजर लेकर के वहां पहुंचते हो। क्या करते क्या है अधिकारी? हमने बात हुई थी किसी अधिकारी से आपकी? अखंड मैं आपको बता दूं, कानपुर न्यू कानपुर सिटी करके एक योजना यहाँ पर है जो लगभग मुझे लगता है कि 2-3 दशकों से यहाँ पर लगभग लंबित पड़ी हुई है और एक ऐसी योजना है जो अगर कानपुर विकास प्राधिकरण इसको पूरा कर लेता है तो कानपुर को भी एक नोएडा की तर्ज पे बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बीच बीच में आकर के जो यहाँ पर ब्रोकर हैं या जो बड़े बिल्डर हैं वो आकर के प्लाटिंग कर देते हैं और वहां पर बड़े बड़े भवन निर्माण कर दिए जाते हैं। उसके बाद बुलडोजर थोड़ा सा जाता है वहां पर, सड़कों पर चलता है और कहीं ना कहीं बाहर जो है फिर जो है बुलडोजर वहां से चला जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है और मिली भगत भी कही जा सकती है कि केडीए के कुछ अधिकारियों के द्वारा इस तरीके का कार्य करवा करके फिर एक छोटी मोटी जो है कार्रवाई कर दी जाती है। अखंड केडीए के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर इतनी बड़ी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। प्लॉटिंग हो जाती है, उन्हीं की जमीन पे प्लॉटिंग हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे कई मामले सामने आते हैं कि कई वर्षों बाद जब पूरी कॉलोनी वहां बस जाती है, लखनऊ में भी ऐसे कई मामले हैं कि पूरी की पूरी कॉलोनी बस गई, बाद में आवास विकास एलडीए जगह ये तो हमारी जमीन थी। वैसा ही कुछ हाल केडीए में भी है कि आपकी जमीन है, वहां पर लोग घर बना ले रहे हैं, भवन का निर्माण करा ले रहे हैं। ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिस तरीके से रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, लोग अपना घर बना लेते हैं और फिर बाद में आप उन्हें नोटिस थमा देते हैं कि ये हमारी जमीन है। ऐसे मामलों में अगर सरकार थोड़ी सी लचर व्यवस्था, सरकार का क्यों कहें, ये अधिकारियों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। अधिकारी क्या करते हैं? सोते हैं। अगर इस तरह से सोते रहेंगे तो लोगों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। अब चलते हैं आदर्श गुप्ता के पास। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, आज मैं हरदोई की खबर बताना चाहूंगा। आज यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से कृत्रिम उपकरण का वितरण किया जा रहा है और यहाँ पर जो है निःशुल्क वितरण होगा और वहीं अभी डीएम साहब यहाँ पर आने वाले हैं और उन सभी लोगों को ये जो दिव्यांग लोग हैं उनको यहाँ पर कृत्रिम उपकरण भेंट किए जाएंगे, ये जो काफी पहले चिन्हित किए जा चुके हैं। आदर्श, आपने एक महत्वपूर्ण खबर बताई थी कल की वार्ड बॉय ने न सिर्फ मरीज और उसके परिवार वालों के साथ बदतमीजी की, बल्कि पत्रकारों को भी देख लेने के सहित उन्होंने बड़े अपशब्द कहे और कहा कि पत्रकारों को जेब में रखते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं। क्या है पूरा मामला, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। अगर जी मैं बताना चाहूंगा, कछोना सीएससी केंद्र का ये मामला है। वहां पर जो वार्ड बॉय है एक पत्रकार को लेकर एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने ये था, जहां भारत सरकार और यूपी सरकार चौथे मीडिया के चौथे स्तंभ का सम्मान करती है, वहीं पर उन्होंने वार्ड बॉय ने पत्रकारों के लिए कह दिया कि हम पत्रकारों को जूतों की नोक पे रखते हैं। जी अखंड राय। आदर्श, मीडिया को भले वो जूते की नोक पे रखें, जेब में रखें, चलता है, मरीजों के साथ तो सही व्यवहार करें। अगर मरीज वहां इलाज कराने आया है, वो आपके साथ वहां हंसी मजाक करने तो आया नहीं है। मीडिया के लोग हैं, पत्रकारों को आप जेब में रखिए। वार्ड बॉय इस तरीके से अस्पतालों में इलाज करे, डॉक्टर कहाँ थे उस वक्त जब इस तरीके की पूरी घटना घटी? तो डॉक्टर वहां मौजूद थे कि वार्ड बॉय मरीजों को भी देख रहे थे? वही डॉक्टर, वो सबसे बड़ी बात है जो वीडियो आ रही है उसमें तो देखा जा रहा है कि वार्ड बॉय खुद ही हरदोई अस्पताल मतलब रेफर करने की बात कर रहा है। मतलब डॉक्टर वहां नहीं, वार्ड बॉय रेफर करते हैं क्या? वहाँ अखंड जी डॉक्टर तो नजर ही नहीं आ रहा। जो भी कार्यक्रम हो रहा, जो भी कह रहे वो वार्ड बॉय ही कह रहे थे। और ये एक एम्बुलेंस को लेकर वहां पर वारदात घटी है, एम्बुलेंस को अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे। वहीं वार्ड बॉय ने कहा कि हम पत्रकारों को अपनी जेब में रखते हैं और पत्रकारों को जूतों की नोक पे रखते हैं। कहीं ना कहीं पर ऐसे वार्ड बॉय पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी अखंड जी। भाई कम से कम मरीजों के साथ तो सही व्यवहार करें। डॉक्टर नहीं वहां पर उपलब्ध है, अगर डॉक्टर किसी कारणवश नहीं थे, इस तरीके की घटना सामने आती है, बहुत दुखद घटना है।
सीएमओ से बात करने का प्रयास कीजिएगा और ऐसे जो भी कर्मचारी उनके खिलाफ उनकी शिकायत करने के साथ साथ उनकी बारे जो उनका व्यवहार है उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है इंद्रवीर जी, बताइए। अखंड, रायबरेली से बड़ी खबर एक ये निकल के आई है कि कल एक वीडियो वायरल हो रहा है खीरो ब्लॉक का, और उसमें कुछ भ्रष्टाचार भी और कुछ नाबालिग बच्चों से जो है मजदूरी कराते हुए दिख रहा है। और वो वीडियो है हमारे पास, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आपके पास है तो उसको आप एक बार थोड़ा सा प्ले भी करवाएं और जी जो ये इस विजुअल्स को प्ले किया जाए। चलो लगवाओ आप यार। अब आपको बताएं इंद्रवीर। बता दें अखंड, अब आपको बता दें अखंड, ये पूरा मामला खीरो ब्लॉक का है और इसमें साफ साफ देखा जा रहा है किस तरीके नाबालग बच्चे बच्चियां काम कर रही हैं। और ये वायरल वीडियो, इसकी IBC 24 पुष्टि नहीं करता, पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं। और इस वायरल वीडियो के बिहाफ पे जब IBC 24 ने सीडीओ से और वीडियो से बात करी खीरो ब्लॉक के, तो सीडीओ ने कहा कि ये आप हमारे संज्ञान में आया है और इसकी हम पूर्णतः जांच कराएंगे, एग्जैक्टली उस पे है क्या उसकी जांच कराएंगे। और वीडियो ने भी यही चीज का आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराएंगे। खैर, ये एक जांच का अलग विषय है, जांच होगी, उस पर कार्रवाई क्या होती है वो एक अलग विषय होगा। लेकिन जहां पर डीएम हर्षिता माथुर जब से उन्होंने पोस्टिंग संभाली उसके कुछ दिनों बाद से उन्होंने रायबरेली को एक नाम दिया, रायबरेली रमणीय रायबरेली बनाने का उन्होंने एक संकल्प लिया और कुछ हद तक रायबरेली रमणीय बनती दिख रही है। लेकिन क्या जिला अधिकारी ने जो ये जिम्मेदारी ली है, क्या रायबरेली रमणीय बनने में क्या जिला अधिकारी का ही सिर्फ रोल होगा? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के और अधिकारियों से, रायबरेली को रमणीय बनाने में क्या सिर्फ जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ही जब चाहेगी तभी हो पाएगा, बिना किसी और के सपोर्ट के वो नहीं हो सकता? और यहाँ पे सपोर्ट सीडीओ जो है वो भी सपोर्टेबल है और नगर पंचायत ईओ स्वर्ण सिंह वो भी उनका भी काम दिख रहा है। तो एक विभाग के काम करने से रायबरेली रमणीय नहीं हो सकती, मेरे कहने का मतलब ये। और ये जो बीड़ा जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने उठाया है ये बहुत अच्छा है और कई फील्ड में कई ऐसे विभाग है जहां पे रायबरेली रमणीय बनती दिख रही है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके अभी तक जिनकी जो है कुंभकर्णी जो नींद है वो अभी तक सो ही रहे और उनके सामने मीडिया कोई भी संज्ञान देती है, कुछ भी ऐसा वायरल वीडियो जाता है, ऐसे कुछ भी इसमें साफ साफ वायरल वीडियो में दिख रहा है कुछ बच्चे बच्चियां जो है बाल मजदूरी कर रहे हैं। और ये सोचना चाहिए वहां के प्रधान को, वहां के वीडियो को, वहां के पंचायत को, वहां जो अधिकारी है अगर उनके नॉलेज में ये चीज है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि वायरल वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता, लेकिन ये वीडियो रायबरेली का ही है। ये ग्राम जो बताई जा रही है, जो ग्राम जो लगता है वो है कमालपुर और जो ग्राम पंचायत बताई जा रही है टिकवा मऊ पंचायत है। और इसमें ये साफ साफ देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे बाल मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो ईंटें वहां पे है वो एकदम ऐसी ईंटें हैं, पीली ईंटें कि उसे छोटा बच्चा भी उठाकर अगर उसको छोड़ दे तो शायद वो टूट जाएंगी। ये भ्रष्टाचार भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसी नाले नालियां अगर बनेगी तो सोचिए कितने दिन चलेगी अखंड। और इस पे कहीं ना कहीं कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक आश्वासन मिलता है मीडिया जब उसके सामने रखती है, जब खुद चौथा स्तंभ सामने निकल के आता है, जो हमारा काम है वो हम बखूबी करते हैं। और उसके बाद भी लोग शायद पत्रकारों को भी फोन करते हैं कि ये आप ऐसे कैसे दिखा रहे हैं ये, लेकिन हमारा काम जो है ऑनेस्टी से हम दिखाते हैं, उस पर हमारे लिए चाहे जो भी हो जाए हम उसको निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं और हमेशा दिखाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत अगर बात करें तो अधिकारियों के कानों में जू नहीं देखती अखंड। और जैसा मैंने फिर कहा एक बार कि रायबरेली रमणीय जब बनेगी तो उसमें एक अधिकारी का रोल नहीं होगा, उसमें टोटल जितने अधिकारी हैं उनको सबको अपना योगदान देना पड़ेगा, तब जाके रायबरेली बन पाएगी। जी अखंड, वर्क होता है और टीम वर्क के बगैर आप नहीं लीड कर सकते हैं। टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो आप कितने भी अच्छे, या क्यों ना कहें आप कितने भी अच्छे लीडर हो, आप नहीं अच्छा कर पाओगे। टीम का साथ देना, टीम का अच्छा परफॉर्म करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जिस तरह से बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए थी, कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में इस तरीके से उनसे मजदूरी कराई जा रही है, कहीं कहीं देखा जाता है कि उनसे झाड़ू लगवाई जा रही है, कैसे रोकोगे? और जिला प्रशासन के लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, कहते हैं कि अच्छा हो तो हमने सब कुछ अच्छा किया, खराब हो गया तो हमें इसकी जानकारी नहीं, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कैसे चलेगा भाई? जीत आपके हिस्से, अगर आपके सहरे बन रही है तो हार भी आप ही की होगी।
कुछ अच्छा होगा तो आपके ही जिम्मेदारी होगी, और अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जिला अधिकारी है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर टीम अच्छा काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। बताइए इंद्रजीत, क्या कह रहे बताइए। आकाश, एक्चुअली प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं है, सिस्टम में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो शायद अपना 110% रात को भी काम करते हैं। मैंने यहाँ विकास भवन में और बचत भवन में देखा है कि डीएम हो, एसडीएम सदर हो, या जो है आप अगर बात करें तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ कुमार है, एडीएम प्रशासन, वो अगर कुछ अधिकारी ऐसे जो रात भर काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उच्च स्तरीय पे बैठे, वो काम तो कर रहे हैं, उनके नीचे जो है क्या उनका मॉनिटर सही से हो रहा है, क्या उनका मॉनिटर सही से किया जा रहा है? मॉनिटर होता है, लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज हो रहा है किसी भी अधिकारी की अगर किसी भी अधिकारी का सीओजी फोन अगर आप 7 बजे के बाद अखंड फोन करते हैं तो किसी भी अधिकारी का फोन सीओजी नंबर, इवन वो विकास प्राधिकरण हो, इवन वो जो है विकास से रिलेटेड कोई भी विभाग हो, वहां पे किसी भी अधिकारी को लगता है कि सीओजी नंबर गया कूड़े के डब्बे में। 7 बजे के बाद तो कंटिन्यू अगर आपके ऊपर राजनी जिले में किसी तरीके कोई आपत्तिजनक घटना हो जाए तो कोई अधिकारी सीओजी नंबर नहीं उठाता। और ये चीज विदाउट जो है ये चीज हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं, बिकॉज अगर फोन नहीं उठेगा तो आप कितने एक्टिव हो वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और जब पत्रकार इसमें सवाल करता है तो अधिकारी कतराते नजर आते हैं कि नहीं, अरे वो मिस हो गया होगा मीटिंग की। और आज के जमाने में सबसे बड़ा एक्सक्यूज जो है अखंड, वो है डीसी। किसी भी अधिकारी को फोन करो, अगर फोन नहीं उठाता है तो वो कॉल बैक करता है। अगर गलती से कॉल बैक आता है, वैसे कॉल बैक आता नहीं, अगर गलती से कॉल बैक आता है, अगले दिन से मुलाकात होती किसी पत्रकार की फेस टू फेस, वो कहता है अरे बीसी चल रही थी मेरी। बीसी का इतना बड़ा एक्सक्यूज एवरी डे हैज बीन नॉट पॉसिबल कि आपकी 6-6, 7-7 घंटे बीसी चलती है। और अगर बीसी चलती है तो मैं गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देना चाहूंगा कि सर बीसी इतनी कम करिए कि लोग अधिकारी पत्रकारों को समय दे पाए और फील्ड में समय दे पाए। ये मेरा एक निवेदन है, मेरा ये सरकार से वो है कि हर आदमी अधिकारियों के पास वैसे भी बहानों की एक लंबी फहरिस्त होती है, और यही कारण है कि कोई फहरिस्त सरकारी काम था, अधिकारियों के साथ बैठक थी, यही बहाना बनाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से बच सके। 7 बजे या 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 8 बजे की बात नहीं है। सीओजी नंबर सरकार ने आपको उपलब्ध कराया है किसी समस्या के समाधान के लिए। अगर लोगों की कोई समस्या है वो आपको कॉल करे तो उसका आपको करना पड़ेगा, आपको कॉल बैक करनी पड़ेगी। नहीं आप उठा सकते, कॉल बैक करो, उसको बताओ। नहीं हो आप पत्रकारों के ही सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। सही बात है, टीम वर्क से होता है। टीम में अगर अधिकारी अच्छा काम करे, उनके नीचे की टीम अच्छा काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं सवाल अधिकारी पर ही खड़ा होता है। लेकिन टीम जिस तरीके से काम करती है उसका पूरा श्रेय पूरी टीम को जाता है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और कभी भी ऐसी कोई बात आती है उस पर टाल मटोली का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं इनकी साख पर सवाल जरूर खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रजीत, तमाम जानकारी के लिए। अब चलते जावेद के पास। जावेद, आगरा से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी बिल्कुल अखंड, आपको बता दें आज आगरा के कोर्ट में एक ताजमहल को लेकर सुनवाई होनी है। मामला आपको बता दें 23 जुलाई को जो यूथ ब्रिगेड, योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर हैं, उन्होंने एक वायद दायर किया था कि सावन के महीने में ताजमहल के अंदर दूधाभिषेक और जलाभिषेक करने की मांग रखी थी कि उनको अनुमति दी जाए ताजमहल के अंदर। पिछले सावन के महीने में तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए, तमाम लोग ताजमहल के अंदर पहुंचे दूधाभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, जिनको रोका भी गया। एक महिला भी ताजमहल के अंदर पहुंची थी कांवड़ को लेकर, जिनको ताजमहल के बाद बैरिकेडिंग पर ही रोक दिया गया था। वहीं वो महिला कुछ समय बाद सावन के महीने में ही तीसरे सोमवार को ताजमहल के अंदर पहुंची और उन्होंने एक भगवा कपड़ा ताजमहल की मुख्य गुंबद से लहरा दिया था, जिस पर तमाम बवाल मचा था और तमाम लोगों ने ताजमहल के अंदर दूधाभिषेक जलाभिषेक करने की वीडियो भी वायरल की थी। तो जो अजय तोमर है उन्होंने एक बात दायर किया था कि ताजमहल के अंदर सावन के महीने में हमको दूधाभिषेक जलाभिषेक करने की अनुमति मिले और जितने भी हिंदू त्योहार आते हैं वहां पर पूजा अर्चना करने की अनुमति मिले, क्योंकि इसको ये ताजो महल कहते हैं। वहीं जो वाद दायर किया था कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था और पिछली जो तारीख थी उसमें जो सैयद इब्राहिम जैदी है उन्होंने पक्षकार बनने की इसमें एप्लीकेशन भी लगाई थी। हालांकि जो अजय तोमर है उन्होंने इसमें एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया था और
यूनियन ऑफ इंडिया के सचिव, उनको भी यहाँ पर पार्टी बनाया था। तो जो मुस्लिम पक्षकार है सैयद इब्राहिम जैदी, अजय कुमार का साफ तौर से कहना है कि ये ताजमहल से किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखते हैं। हमारी लड़ाई जो है सरकार से हमें अनुमति चाहिए कि हमको वहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति मिले। तो इसको लेकर के आज आगरा के कोर्ट में एक वाद दायर किया है, उसमें सुनवाई होनी है और 2 बजे इसका निर्णय आएगा। निर्णय में आज ये निर्णय होगा कि मुस्लिम जो पक्षकार है इब्राहिम जैदी, उनको पक्षकार बनाए जाए या नहीं। ये कर इस तरीके के जो मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें सामने, और देखिए संभल में भी एक मंदिर और मस्जिद के बीच का विवाद है, और अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ने का, एक कहते हैं ना कि माहौल खराब होने की कोशिश हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जावेद। अब चलते ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल, देखिए अखंड, प्रतापगढ़ से 3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर के बात करेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पे उन्होंने एक पोस्ट किया है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार और जिस तरीके से स्वामी चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी के साथ गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है। कहा है कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे, और खास तौर पे उन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को ट्वीट एक्स पे पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सख्त कदम उठाया जाए और हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रही है। दूसरी बड़ी खबर को लेकर चलते हैं, नगर पालिका के चुनाव को लेकर के बात करें, क्योंकि 5 महीने पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद अब जो है उपचुनाव होना है, तो उसकी डेट आ गई है। 4 तारीख को जो है आपको बता दें कि नामांकन होना है, और 17 तारीख को वोटिंग होनी है, और 19 तारीख को गिनती होनी है, क्योंकि 25 साल से एक ही आदमी के पास नगर पालिका अध्यक्ष थी, और लगातार वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हो और चाहे वो अगर बात करें निर्दलीय, तो लगातार एक ही के दबदबा बना था। लेकिन अब की देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी से कई लोगों ने दावेदारी ठोकी है, और बीजेपी समेत सपा से भी कई लोगों ने दावेदारी ठोक दी है। अगर बीजेपी में ही बात करें, तकरीबन 25 से अधिक लोगों ने दावेदारी ठोकी है, क्योंकि 25 साल से लगातार जो है एक ही आदमी के पास कब्जा था, तो अब हर एक आदमी दावेदारी ठोक रहा है। और तीसरी बड़ी खबर पे चलते हैं, तो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। पत्रकार जो है निकला हुआ था, उसके ऊपर गोली से हमला बताया जा रहा है, गोलियों से हमला किया। फिलहाल उसे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज से जो है प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। उसके कान और गले के पास चोटें बताई जा रही हैं कि वहां पे गोली लगी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि सीओ रानीगंज से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि अभी जांच चल रही है, डॉक्टर से भी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आखिर मामला क्या था, तो उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि कहीं ना कहीं इनके चाचा से इनकी दुश्मनी चल रही थी, उन्होंने ही हमला किया होगा। लेकिन अभी ये कहा उचित नहीं जा सकता, क्योंकि बाइक सवार भी लोग बता रहे हैं कि बाइक से आए थे 2 लोग, उन्होंने हमला किया है। अखंड। ज्ञानेंद्र, तमाम तीनों बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के जो राजनीतिक दल है और भारत के लोग हैं, जो नेता है तमाम, जैसे आपने बताया कि एक्स पे रघुराज प्रताप सिंह जी ने एक्स पे पोस्ट किया, वहीं केजरीवाल जी ने भी, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली के पूर्व सीएम है, उन्होंने भी रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भारत सरकार है उसको एक उनकी रिहाई की मांग करनी चाहिए और उस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कई बड़ी बातें आपने आज बताई हैं 12 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अब सबसे बड़ी बात है कि बीएनएस को लेकर, भारतीय न्याय संहिता को लेकर के जो सीएम योगी है उन्होंने कुछ कहा है, उसको सुनाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता को लेकर के सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। सावन, सीएम योगी के उस बयान को सुनाए जो उन्होंने भारतीय न्याय संहिता को लेकर। भारत ने अपने 3 नए कानून एक 1 जुलाई 2024 से लागू किए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून आज भारत ने लागू कर दिए हैं। यानी इनके पीछे ही भाव क्या है? ये आपराधिक संहिता नहीं, दंड संहिता नहीं, बल्कि न्याय संहिता है।
ये नागरिक सुरक्षा की संहिता है। ये साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हम उस प्रकार के साक्ष्य जुटाएंगे और तब अपराधी को कटघरे में खड़ा करेंगे। हम किसी को भी अपराधी नहीं कह देंगे। और इसके लिए व्यवस्था दी गई कि 7 वर्ष से ऊपर। आपने सुना सीएम योगी क्या कह रहे थे कि दंड संहिता नहीं है, न्याय संहिता है। चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, बस्ती से आज कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो कल से ही देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये विवाह योजना, जो सामूहिक विवाह योजना थी, उस विवाह योजना का कहीं ना कहीं बस्ती में जो है पूरे तरीके से फलीता लगाते हुए नजर आए। क्योंकि जो है उस विवाह के कार्यक्रम में स्वयं बस्ती के जिला अधिकारी और एडीएम, जिला पंचायत के अध्यक्ष और बीजेपी के जो है जिला अध्यक्ष, तमाम ऐसे लोग थे जो वहां पे मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहाँ जिसे जो विश्व हिंदू परिषद के नेता अखिलेश सिंह ने, उन्होंने ये भी आरोप लगाया हुआ है कि जो सामान वहां दिया जा रहा था जो विवाहित लोगों को, कहीं ना कहीं वो पूरा सामान जो घटिया था और वो डुप्लीकेट रहा था। जो चांदी की पायल देनी थी या चांदी के जो भी आभूषण दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोहे का या गिलेंट जैसा जो पदार्थ जो आभूषण है वो दिया जा रहा था। जो विवाह के लिए जो वहाँ पे जो लोग आए थे, जो दुल्हन थे या उनके परिवार वाले थे, उन लोगों ने भी ये भी आरोप लगाया है कि जो बैग है या और जो सामग्री है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है ना वो डुप्लीकेट दी गई है। लेकिन अखंड, सबसे बड़ी चीज है कि जो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये योजना चलाई थी और गरीबों को ही इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी जो है एक चौंका देने वाली बात है। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, वायरल हुआ था कि जो है किसी अन्य जिले से आया था कि जो विवाहित लोग थे उन लोग को जोड़ों को ही बैठा के जो है शादी की दी जा रही थी। लेकिन इस बार तो जो है कहीं ना कहीं शादी की तो दूर की बात है, लेकिन जो विवाहित को जो सामान मिलना चाहिए था उसमें भी उनके साथ जो है इस तरीके से जो है किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खंड, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। बताइए, सीएम योगी के इस तरीके के जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लिए होते हैं। और इस तरीके से अगर लोग काम कर रहे होते तो सोचिए क्या सोच है। अरे कम से कम आप अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हो भाई, सरकारी धन है, सरकारी धन का सही तो इस्तेमाल करो। जिनके घर में जाए कम से कम वो खुश हो। सरकार अपनी तरफ से पैसा दे रही है। सीएम योगी इसके लिए कितने ना जाने कितनी बातें करते हैं। और गरीब परिवार के लिए शादी बहुत बड़ी बात होती है। शादी में जो खर्च होता है उसी को लेकर के सीएम योगी ने इस तरीके की पहल पे काम किया है। और लोगों को जो चीजें लगती हैं वो महत्वपूर्ण चीजें दी जाती हैं। लेकिन डुप्लीकेसी करोगे, अगर ऐसी खबरें सही में सत्य है, आरोप तो लगते हैं कई सारे, लेकिन जिस तरीके की बातें आती हैं तो आरोप वाली बात नहीं है। क्या करते हैं अधिकारी, इन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी होती है। आप इस तरीके से डुप्लीकेट सामान दे रहे हो, किसी के घर में जा रहा है, और आप जानते हो कि भारत में शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर शादी के जो सामान होता है उसका जिक्र हमें आजीवन होता है। और इस सरकार दे रही है, सरकार के दिए हुए धन से अगर आप सही चीज नहीं पहुंचा पा रहे तो बहुत खराब बात है। कम से कम अपने जमीर को जिंदा करके ही, कम से कम जो लोग हैं गरीब लोगों के लिए नहीं समझ सकते हो तो कम से कम अपने जमीर को मत मारो। जमीर के लिए कम से कम जो चीजें हैं उनको सही चीजें उन तक पहुंचाओ। बहुत बड़ी खबर आपने जितेंद्र बताई है। ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो ना सिर्फ सीएम योगी के जो तमाम फैसले उस पर पलीता लगाते हैं, दिखाते हैं कि सीएम योगी क्या करना चाहते हैं और अधिकारी क्या कर रहे हैं। आरोप लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप कोई काम करोगे ऐसा थोड़ी ना है कि बेफिजूल के आरोप लगते हैं। लोग पागल नहीं है, आरोप जो लगा रहे हैं वो सही आरोप है। लेकिन इस तरीके के आरोप ना लगे, इसके लिए कुछ काम करो। कम से कम गरीबों का ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? आकाश, अनम्यूट कीजिए। आकाश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी का धन्यवाद। हमने जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी वो आपको बताई। कल फिर मिलेंगे 12 बजे 12 बड़ी खबर के साथ।